वेलकम बैक। आप लोगों को ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट टॉपिक हम लोग जो कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड किया था, जिसमें हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था। इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और डायरेक्ट उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से ही एनालॉजी बना के समझ लेंगे, उनके फार्मूले को समझ लेंगे। उसके बाद उस पर हम लोग जो बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड जो नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है। लास्ट चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, सपोज करते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। इसके कारण जो हमारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, चार्ज के कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमने आपको बता दिया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो हमारा स्फेरिकल, अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इस पे स्फेरिकल सेल है और इस पे चार्ज क्यू है, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से। तो जो इसके अंदर तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो तो जीरो होता था। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर, अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इसके सरफेस पे अगर इसकी मैं रेडियस कैपिटल आर मान लूं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इसके सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर स्क्वायर हमने मान लिया जहां पे हमारा क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया है। अभी मान लीजिए यहाँ चार्ज, जहाँ पे चार्ज रखा गया है, इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो क्या हो जाता था, स्मॉल आर हमने लिए। ये किसके लिए सही होता था, ये जब आर ग्रेटर देन या इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर, जब आर ग्रेटर देन या कैपिटल आर के बराबर होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, ये आता था। उसके बाद जब हम लोग इसके अंदर इनसाइड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। ये किसके लिए होता था, जब आर लेस देन आर होता था, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं। वैसे भी गॉस लॉ से आप देख सकते हैं कि जैसे गॉसियन सरफेस आप लेंगे, अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से जीरो हो गया। इसके सरफेस पे क्यू चार्ज है तो कैपिटल क्यू चार्ज है तो यहाँ कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो कैपिटल क्यू यहाँ पे आके आ जाएगा इससे सरफेस पे, तो सरफेस वाला चार्ज रहता है बाहर। फिर अगर हम लोग गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो फिर ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो दोनों के लिए ये वैल्यू आती थी। फिर हमने क्या बोला था, सेम जो अगर यहाँ पे भी मैं कैपिटल क्यू ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम पॉइंट चार्ज के कारण और जो हमारे पास स्फेरिकल सेल पे चार्ज है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आती थी। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते थे, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालते थे कि जो स्फेरिकल सेल पे चार्जेज है या स्फेरिकल सेल जो है वो कैसे बिहेव करता है, इस पे जो चार्जेज हैं पूरा का पूरा एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, और इसको पूरा का पूरा सेंटर पे सिचुएटेड माना जा सकता है। जब जो है ये इस केस के लिए पूरा के पूरे चार्ज को क्या माना जा सकता है, इसके सेंटर पे सिचुएटेड माना जा सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे यहाँ तक तो मान लीजिए जीरो होता है। तो इसके कारण जो इस सरफेस पे और सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसका फॉर्मूला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम वैल्यू हुआ करती थी। तो वही यहाँ पे हमने नोट बना के लिखा। इस सेम केस हम किस में लगाएंगे, पोटेंशियल में लगाएंगे। वी हैव सीन इन चैप्टर 1, हमने चैप्टर 1 में देखा था दैट फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, कोई भी यूनिफॉर्मली अगर चार्ज स्फेरिकल सेल है हमारे पास, जैसे ये चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग रबर बैंड नहीं पहनते हैं, बिल्कुल वही क्या हो गया, स्फेरिकल सेल हो गया, जिसपे क्या मेटल का होगा तो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल एज इफ इंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। वही हमने बताया है कि इसके बाहर जब सरफेस पे या सरफेस के बाहर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो वही वैल्यू आती थी जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है। तो इसीलिए लिखा गया एज इफ मानो द इंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। दस पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द सेल इज गिवन बाय। तो पोटेंशियल एनर्जी सिमिलर पैटर्न पे पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या कहा जा सकता है, सारे के सारे चार्ज को कहाँ पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, सेंटर पे, और ये एज पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो यहाँ से जब पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे तो पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, के
Q अपॉन R, जब क्या है R ग्रेटर देन R इक्वल टू R के लिए, जहाँ K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब जो है सॉरी ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो गया R हो गया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यही पॉइंट चार्ज के कारण आता था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेशन ना करके डायरेक्ट एनालॉजी, डायरेक्ट इसके रिजल्ट को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जहाँ ये कैपिटल Q जो है द टोटल चार्ज ऑन द सेल, जो टोटल सेल पे जो टोटल चार्जेज हैं उसको हमने यहाँ पे भी कैपिटल Q माना है, और पोटेंशियल के केस में भी ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमने निकाल लिया था डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस निकाल के, वैसे हम पोटेंशियल के टर्म में वहीं से एनालॉजी बना के, और जो कैपिटल R होता था ये क्या होता था, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल होता था, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। कैपिटल R क्या होता था, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल होता था। दूसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। तो सबको पता है, अभी अभी हमने बताया कि जब हमारे पास जो स्फेरिकल सेल है ठीक है, ये स्फेरिकल सेल है। हमने बताया कि जैसे ही सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, जैसे ही गॉसियन सरफेस अंदर चूज करोगे, अगर मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल R है, जो गॉसियन सरफेस का अगर स्मॉल r आपने रेडियस चूज किया है, तो इसमें कोई चार्ज इनक्लोज होना नहीं है, होगा नहीं तो फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वही लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो, दिस इम्प्लॉइज दैट पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट इनसाइड द सेल। पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा इनसाइड द सेल, और इसका मतलब हम लोग बाद में समझेंगे। सिंपल सा अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था, ये चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही समझेंगे, लेकिन किसके थ्रू समझेंगे, पोटेंशियल के थ्रू समझेंगे, एनर्जी के थ्रू समझेंगे, वर्क डन के थ्रू समझेंगे। तो वही हम कह रहे हैं, अभी एक रिलेशन हम लोग मे बी दिस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में डेवलप करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है, डी बाई डी एक्स पोटेंशियल, और जो उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक, जहाँ जब पोटेंशियल के ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये भी हम लोग देखेंगे। अभी केवल हम क्या देख रहे हैं, ये डेरिवेशन को देख रहे हैं। तो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो कर देंगे, तो आपको पता है कि किसी का भी डेरिवेटिव अगर जीरो होता है, किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके अंदर पूरे के पूरे अंदर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसको देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमने क्या किया, प्लस Q चार्ज यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या किया कोई पॉइंट P ले लिया। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू लिखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे अगर R है तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं तो KQ अपॉन R हो गया, KQ अपॉन R हो गया। तो ये नेगेटिव साइन बेसिकली क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो घटते पोटेंशियल, जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि R क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, पूरे की वैल्यू क्या होती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या घटती जाएगी जब R बढ़ता जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो पोटेंशियल, नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि पोटेंशियल के घटते हुए वैल्यू के डायरेक्शन में होती है। जैसे देखिए यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, इसी तरीके से ये नेगेटिव साइन दिया गया। बाकी जब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो इसके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आपको जानना है तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप देख सकते हो, -Q हमने ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बढ़ा देंगे तो नेगेटिव के कारण जो भी साइन आएगा पोटेंशियल की मान लेते हैं यहाँ पे पहले
जो पोटेंशियल आता था, यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो जो VQ होता था वो ग्रेटर देन VP होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये RQ जो होता था वो लेस देन होता था RP के। लेकिन अब यही देखिए निगेटिव साइन अगर हम ले लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे जो 12 वोल्ट की वैल्यू आ रही थी और यहाँ 10 वोल्ट की वैल्यू आ रही थी, अगर निगेटिव ले लेंगे तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। अब आपको पता है कि ये बड़ा होगा और इधर इधर पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे पास आएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। और आपको पता है निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? रेडियली इनवर्ट होती है। तो यही यहाँ पे जो निगेटिव साइन बता रहा है वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पोटेंशियल के घटते वैल्यू की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दो कंक्लूजन निकाल लेंगे कि किसी भी पोटेंशियल के बारे में क्या हमने देख लिया जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया था वैसे ही पोटेंशियल के लिए अगर बनाएं तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है स्फेरिकल सेल पे, ये हमारा स्फेरिकल सेल हो गया, ठीक है। इसमें अभी के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज माना, हमने नेगेटिव चार्ज भी लेके आपको दिखा दिया है। इसमें मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? कैपिटल Q चार्ज है। ये हमारे पास क्या हो गया? ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो पोटेंशियल को, जब पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q/R होगी, जहां जब R जो है वो ग्रेटर देन R इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल R के बराबर होगा, यानी कि इसके सरफेस या बाहर पे। लेकिन अगर यही देखो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ 0 होगा। लेकिन पोटेंशियल के केस में V यहाँ अंदर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब जरा V कांस्टेंट होने का मतलब समझ लेते हैं। अगर V कांस्टेंट होगा तो V की वैल्यू क्या होती है? dW/dQ या सिंपली W/Q। अगर ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमने यूनिट ले लिया, यूनिट चार्ज ले लिया, यानी कि वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहाँ पे चार्ज को मूव करने के लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे W की वैल्यू तो कांस्टेंट है, जो वर्क डन की वैल्यू कांस्टेंट है। और ये डिफाइन कैसे है? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, यूनिट चार्ज के लिए हमने यूनिट चार्ज 1 ले लिया और W किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट के बराबर हो गया। W के कांस्टेंट होने का मतलब वर्क डन कांस्टेंट होने का मतलब क्या? वर्क डन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, न घट रही न बढ़ रही है। और न घटने न बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि कहीं भी इस स्फेरिकल सेल के अंदर भी कहीं भी यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कोई भी वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। देयरफॉर इक्वल इट्स वैल्यू एट द सरफेस व्हिच इज, मैंने क्या बताया, यानी कि इसकी जब पोटेंशियल की वैल्यू पूरी तरीके से कांस्टेंट है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यहाँ सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। अब इसका ग्राफ, हम लोग ग्राफ से इसको थोड़ा समझेंगे। आइए देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल। कह रहा है एक स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण हमको क्या ड्रॉ करना है? इसके ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे उसकी वैल्यू वेरी होती है उसको हमें ड्रॉ करना है। आइए इसको समझते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल हो गया। ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसमें हमने क्या किया? पॉजिटिव। ये बिल्कुल, ये मत समझिए कि इनके बीच में गैप है, ये मैंने सरफेस दिखाया है केवल आपको। इसकी रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R है सेंटर से, ठीक है। अब हमको पता है, अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन V की वैल्यू क्या होती है?
कांस्टेंट होती है और कहाँ तक कांस्टेंट होती है, इसके सरफेस तक। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा 2 एक्सिस ले लेते हैं। हमने ये ले लिया, इस पे जो है एक ये ले लिया, इधर डिस्टेंस ले लिया और इधर पोटेंशियल ले लिया, ठीक है। इधर जो हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, आर इधर बढ़ रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है। ओ को हमने मान लिया इसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है यहाँ से जब आर रेडियस तक हम लोग चलेंगे, आर इज इक्वल टू, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक चलेंगे या लेस देन आर तक चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कैसे दिखाया जाता है, यहाँ पे मैं एक वैल्यू चूज कर ले रहा हूँ, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, उससे लेस देन का तो हमको पता ही चल जाएगा, ये उसको वो पॉइंट में चुन ले रहा हूँ। तो यहाँ तक जो भी इसकी वैल्यू है, पीक वैल्यू है, जो भी इसकी वैल्यू है, जिसकी अभी अभी हमने बताया आपको, वो क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आया। अगर यहाँ पे स्मॉल आर ही ले लें तो आर जो होना चाहिए लेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर, तो ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू थी जो कि क्या थी, कांस्टेंट थी। तो कांस्टेंट को कैसे दिखाया जाता है, ये देखिए डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, देखिए डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इधर इंक्रीज होता जा रहा है, रेडियस क्या बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी पोटेंशियल की वैल्यू देखिए जो यहाँ पे अगर जो भी थी, मान लो 10 वोल्ट थी, तो ये देखिए इस एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल वाले एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो। ये कांस्टेंट कहाँ तक हो गई, जहाँ तक आर इजिकल टू, जब इसके हम कहाँ तक आ गए, सेंटर तक, सेंटर से सरफेस तक आ गए, तो वहाँ तक पोटेंशियल की वैल्यू। अब आपको सभी को पता है जैसे इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे इससे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q अपॉन आर, ये हो गई पोटेंशियल। अब देखो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो इसकी वैल्यू घटती जाएगी, इसके बाहर इसकी वैल्यू घटती जाएगी। और कैसे घटती जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से घटती जाएगी। और आर को अगर मैं किसी तरीके से इन्फिनिटी पहुंचा दूं तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, उसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत, जब रेडियस बहुत बड़ा हम लोग स्पेरिकल सेल ले लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू, ये जो है ये पॉइंट जो है आर इज इक्वल टू आर तक क्या है, कॉन्स्टेंट है पोटेंशियल की वैल्यू। फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ जरूर याद रखिए, ग्राफ की डिजाइन आप जरूर याद रखिएगा इस तरीके से। अभी यहाँ मैंने आर को मैंने लाके पोटेंशियल को बिल्कुल 0 नहीं कर दिया, क्योंकि ये बहुत आगे जाके 0 होगा, बहुत आगे जाके इसकी वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल बी द कैपिटल आर, वही हमने बोला, देन एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल पोटेंशियल वी विल बी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर, वही लिखा है। एंड इफ पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेयर आर ग्रेटर देन आर, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर, यही होती वैल्यू। और जो है जैसे जैसे मैंने आपको ग्राफ जो है समझाई दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी, काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है Q इंटू V के बराबर है, चार्ज इंटू V के बराबर है। वैसे भी हमको पता है कि, आइए देखते हैं इसके बारे में, हमको वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आराम से पता है। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हम लोगों ने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। कि जो वर्क डन होता है ऑन ए बॉडी, वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसी का सिंपल सा फॉर्मूला W इक्वल टू लिखे, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, जहाँ v क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी होती थी, और u जो होती थी वो क्या होती थी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती थी। ये हमने इसी को हमने क्या बोला था, वर्क एनर्जी थ्योरम बोला था। तो वो जो है वर्क एनर्जी थ्योरम बोला था। यहाँ भी उसकी वैल्यू क्या हो रही, चेंज नहीं होगी। जो वर्क एनर्जी थ्योरम था वहाँ, यहाँ भी हम किसके लिए लगाएंगे, चार्ज पार्टिकल के लिए लगाएंगे। और देखेंगे कि वही ये पूछ रहे हैं क्यों। अब हमको पता भी है कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर है, किसी पॉइंट पे W/Q के बराबर है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हम लगा दें, Q इंटू V लगा दें। और सभी को पता है इससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं।
हमने यहाँ पे दो प्लेट लिया हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट लिया हुआ, एक नेगेटिव प्लेट लिया हुआ है, और हम सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या दे दी है, इधर दे दी है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में v है, और जो डिस्टेंस है d है। तो इन्होंने हमको बोला प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस विल वी काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी। तो यहाँ से एक्सिलरेशन जरा हम लोग निकाल लेते हैं। इस केस में अगर हम एक्सिलरेशन निकालने जाएंगे तो वो सेम फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। वहाँ से एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स अपॉन मास आ जाएगा। भाई हमारे पास होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, एफ अपॉन ई। इसके केस में एफ अपॉन ए क्या हो जाएगा, जो है फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। भाई अगर जो हमारा मैकेनिक्स होता है तो मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज के साथ में क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सिलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये एक्सिलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हर हाल में वी की वेलोसिटी की वैल्यू हमको चाहिए। अगर v की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लगा लें, चाहे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लगा लें, सिंपल सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस हमने लगा लिया 2a एस लगा लिया। क्योंकि जो स्टार्ट करेगा वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट करके एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू क्या आ गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमने रख दिया v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और ई की वैल्यू हम सभी को पता है, अभी अभी हमने बताया कि जो रिलेशन होता है पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या जो डिस्टेंस उनके बीच में डी एस डिस्टेंस जो होता है वो होता है। अब यहाँ पे चूंकि अगर हमको मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करना है तो ये क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो सिंपली कई बार इसको E इज इक्वल टू वी बाई डी वी लिखा जाता है। तो यही इनके बीच में रिलेशन होता है, दो चार्ज प्लेट के बीच में अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप है और डिस्टेंस D है, तो उनके बीच में जो रिलेशन आता है E इज इक्वल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे E इज इक्वल टू वी बाई डी आता है। तो हमने E की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दी, यहाँ पे अगर E की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q इंटू यहाँ पे क्या आ गया, वी बाई डी, डी के साथ में यहाँ पे मास आ गया इंटू क्या आ गया, एक्सिलरेशन आ गया। अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हाँ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने से हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ एम इधर लिख दिया, तो यहाँ क्या आ गया 2qvs डिवाइडेड बाई डी एम, एम से एम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, और यहाँ पे जब हमने डी डिस्प्लेसमेंट लिया और यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, डी हो गया, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, क्यू बी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास बराबर हो जाएगी किसके, क्यू इंटू वी के बराबर हो जाएगी। तो यही हमसे बोला गया था प्रूफ करने के लिए, तो हमने क्या किया, प्रूफ देखा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, यहाँ से एक और हम लोग टॉपिक बना सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि इसका नाम है, इक्वी का मतलब क्या होता है, सेम। पोटेंशियल का मतलब आप सभी को पता है, वो जो चार्ज के कारण पोटेंशियल होती है या चार्ज की जो एनर्जी होती है। सरफेस का मतलब आप सभी को पता है कि वो 3D स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, सरफेस। अगर हम लोग देखें तो सरफेस क्या होता है, किसी भी जो है जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉडी के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, नॉर्मली वो आप क्या उसको जो टच कर सकते हैं जिस पार्ट को, वो क्या हो गया, उसका सरफेस हो गया। तो ये बहुत ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बड़ा ही ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, चार्ज के इफेक्ट को समझने के लिए एक तरीका हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होती है इस तरीके से। ठीक है, अगर यही, अब देखिए ये क्या है, ज्योमेट्री है, किसी चार्ज के चारों तरफ क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसका, उसको देखने के लिए ये हमारे पास जो है बहुत ही विजुअलाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को बहुत ही अच्छा था। तो वैसे ही जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये एक और आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन देगा, एक ज्योमेट्रिकल संरचना देगा आपको, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए चार्ज, एक चार्ज के बारे में ये और एक आपको ज्योमेट्री देगा जिससे आप चार्ज के बारे में और आसानी से इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा अब कैसे ये आया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। अभी हमने देखा है कि v की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r, तब तक के लिए जब तक r लेस r इक्वल टू क्या है, कैपिटल R के बराबर। जो है r क्या है, ये क्या था, स्फेरिकल सेल के कारण जो है, चाहे स्फेरिकल सेल के कारण, यही हमने क्या देखा था। और आउटसाइड क्या देखा था, जब r जो है, जब r r ग्रेटर देन r था तो यही क्या आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, इसकी वैल्यू क्या होती थी, यहाँ तक की इसकी वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। ठीक है, ये क्या आती थी, स्मॉल r, यहाँ तक ये वैल्यू क्या आ जाती थी, इसकी कांस्टेंट आ जाती थी। ये हमने देखा था क्योंकि इसके जो इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ये हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी चार्ज के स्फेरिकल सेल के कारण, हमने देखा था कि इनसाइड जो स्फेरिकल सेल की होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो हमने देख लिया था। अब हमने पॉइंट चार्ज के कारण अभी आपको बताया है पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण, v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, यही बताया। अब देखिए r क्या है, r की वैल्यू आप चेंज करते जाइए। सपोज कीजिए r की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या रखा, 1 सेंटीमीटर रखा, फिर हमने 2 सेंटीमीटर रखा, फिर 3 सेंटीमीटर रखा, 4 सेंटीमीटर रखा, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको सिंपली क्या लिखा जा सकता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब हम क्या करते जा रहे हैं, ये देखिए हम सरफेस खींचते जा रहे हैं, पहला सरफेस हो गया। और ये क्या है, चार्ज के चारों ओर 3D स्ट्रक्चर है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये क्या है, 3D सरफेसेस हैं। या ये आपको दिखाई पड़ रहा है केवल अगर आप सिंपल से एक बल्ब को इमेजिन करें, तो बल्ब के चारों ओर अगर हम लोग देखें तो क्या बनता है, जो लाइट का स्फेयर होता है पूरी तरीके से उसका चारों ओर जो लाइट जलती है वो क्या, वो देखा जा सकता है उसको स्फेयर के रूप में। तो ये क्या है, 3D सरफेस स्फेयर, ये 3D स्फेयर्स होते हैं। तो क्या हो गया, R1 हो गया। अब इस पे बताइए, चूंकि जो इसकी वैल्यू है r, इसी पूरे के पूरे सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, चाहे यहाँ इस पॉइंट पे ले लीजिए, चाहे q पे ले लीजिए, चाहे इस पे PQRS पे ले लीजिए, t पे ले लीजिए, क्योंकि सब पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि r चेंज तो हो नहीं रहा। अगर r नहीं चेंज हो रहा तो पूरे की वैल्यू नहीं चेंज हो रही होगी। अगर 1 सेंटीमीटर हमने रखा है तो 1 सेंटीमीटर किसी भी सरफेस के पॉइंट पे, किसी भी सरफेस के पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। इसी को क्या बोला जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस, ऐसा 3D सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पूरी तरीके से कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे हमने दूसरी रेडियस बढ़ा दी, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा था, प्लस Q चार्ज रखा था, यही वाला। अब इसके चारों ओर आप क्या बना सकते हैं, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। अब सोचिए यहाँ पे आपने Q चार्ज रखा है, इस पूरे के पूरे सरफेस पे इसको मूव कराने के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। Followings are the characteristics of the equipotential surface. Locus of all points at equal potential is called equipotential surface. हमने बताया नहीं, लोकस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो हमने स्ट्रेट लाइन का लोकस बनाना चाहूँ तो वो सारे पॉइंट्स जिनको मिला के स्ट्रेट लाइन बने उसको क्या बोलते हैं, उसका लोकस बोलते हैं। वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं ऐसे ऐसे सारे पॉइंट को, सर्फेस 3D स्फीयर को क्या करूँ,
सारे पॉइंट्स का एक लोकस बनाऊं, तो वही लिखा हुआ है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट इक्वल पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल कब हो सकता है? जब रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट हो। इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगे। अब यहाँ से कंपेयर करिए, यहाँ से इसको और इसके साथ में देखिए, ये भी चार्ज के बारे में एक ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये भी चार्ज के बारे में एक ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला तो इन्होंने बताया कि क्या है, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर रेडियस पे, हमने बताया आप वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते जाएंगे? मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन टू शिफ्ट ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन की अगर हम लोग बात करें, अभी अभी हमने देखा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया और हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू तो क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? फिक्स हो गई। तो हमने देख लिया कि जो यहाँ पे पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो गया यहाँ से, ये हम क्या लेते हैं? यूनिट चार्ज लेते हैं, या तो कोई भी चार्ज ले लिया तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। तो W इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। इसका कांस्टेंट आने का मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो जब वर्क डन हो ही नहीं रहा है, चेंज इन वर्क डन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस पूरे के पूरे सरफेस पे कहीं भी चार्ज को आपको लेके जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यही इसका इम्पोर्टेंस ही है कि चार्ज को पूरे के पूरे सरफेस पे कहीं भी मूव कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमें मूव कराने में कोई भी काम। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, दो पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तीसरे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट देखते हैं, क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज रिगार्डेड एज द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्लोजनेस ऑफ द, अब ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जब हम लोगों ने बात की थी, वो हमने क्या बोला था कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या माना जाएगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब जरा इससे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, तब इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिजाइन कर रहा हूँ। ये हमने क्या किया? कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना दिया। ठीक है, अब मैं जरा, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, अब इसी प्लस क्यू चार्ज के कारण मैं क्या करने जा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाने जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या कर रहा हूँ? दिखाने जा रहा हूँ। प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ये हो गया। अब सोचिए, अगर मैं इसी को उठा के ला के इस पे रख दूं, इसी को अगर मैं उठा के ला के रख दूं तो क्या हो जाएगा? कैसे बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में मैं रिलेशन देखना चाह रहा हूँ। ये देखिए क्या 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तीनों इसी से एक्सप्लेन हो जाएंगे। तीनों पॉइंट जो लास्ट 2-3 पॉइंट्स हैं
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अब आप ऐसे सोचिएगा, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, और ये इस पे क्या है, पूरे तरीके से क्या है, ये स्फेयर है। जो रेडियस होता है आप सभी को पता है, वो स्फेयर पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं सर्कुलर मोशन का दे देता हूँ। आप सभी को पता है यहाँ पे जो है, हम क्या है, ये मान लेते हैं कैपिटल आर रेडियस में कोई सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता था, और टेंजेंट रेडियस के हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से जब 3D आप इमेजिन करिए, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए कि कोई भी स्फेयर है, उस पर कहीं भी जो रेडियस जाएगा तो वो क्या होगा, हमेशा उसके क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर पे, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, उस पर वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वही यहाँ पे लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको और अच्छे से समझा जा सकता है अगर हम क्या करें, 2D इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लें। जैसे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज कीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में सेटअप किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये कैसे कैसे है वो आप सभी जानते हैं। इधर हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, इधर हमने नेगेटिव प्लेट लगा दिया। अब जब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करोगे पॉइंट चार्ज के कारण, आर पे तो क्या होगी, वैल्यू सेम होगी, आर पे जो होगी वो वैल्यू सेम होगी। तो जब यहाँ पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप ये पोटेंशियल सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पार कर रही हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रिक कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये है, ये है। अब देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको करेंगे तो ये क्या होंगे, यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता वो क्या है, सरफेसेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हो और यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हो। अब आप सभी को पता है कि क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या बताते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं। उसी तरीके से अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत बहुत पास होंगे, बहुत जो है क्लोज होंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली बात करें, क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज रिगार्डेड एज द, जैसे यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बिल्कुल यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिए हुए हैं, कुछ रीजन दिए हुए हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। सिंपल सा ए पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, तब भी यहाँ पे देखें ये दोनों लाइन क्या है, बिल्कुल पास में है, और ये चार्ज क्या होंगी, बिल्कुल पास होंगी। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी पॉइंट पे देखिए ये क्या है, बहुत दूर दूर है इलेक्ट्रिक, इनके बीच में स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग यहाँ कम है, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया। फिर यहाँ तो सबसे वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। सी जो है, अगेंस्ट सी जो है, एक एक कंपेरिजन में अगेंस्ट सी में देखिए यहाँ से पूरा एरिया अगर लेंगे तो वापस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ स्पेसिंग क्या हो जाएगी, इनके बीच में स्पेसिंग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो, ए पॉइंट हो जाएगा, सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जितने ज़्यादा क्लोज होंगे वो क्या बताएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला पॉइंट देखते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्यों नहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सिंपल सा देखते हैं कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया है, अगर मैं यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करूँ जो क्या करे, कट करे, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। सपोज कीजिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे पॉइंट बना के हमने क्या कि ये ड्रॉ कर दिया। सपोज कीजिए एक इक्विपोटेंशियल, यहाँ कट कर रहा है, 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 यहाँ हर जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अगर आपने ड्रॉ किया, आप सभी को पता है कि ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर कैसे आप दिखाएंगे यहाँ पे, अब एक तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से जाएगा, और एक यहाँ से जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। अगर हम लोग दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहीं भी किसी भी तरीके से, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप यूनिक कैसे बता पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो हो ही नहीं सकती एक पॉइंट पे। सिंपल सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, दोनों परपेंडिकुलर बनाओगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने चाहिए हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। दूसरा, कभी एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो मैं जब सॉल्व कर रहा था इसको, तो यहाँ पे मैंने माइक्रोन की वैल्यू रखना मैं भूल गया था, क्योंकि यहाँ माइक्रो कूलाम दिया है। आप सभी को पता है 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे सारे 4 पे सॉल्व करेंगे 2 माइक्रो कूलाम आएगा। ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम आएगा। अगर 2 माइक्रो कूलाम आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 9 माइनस तो होगा ही, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू जो है ये माइनस साइन क्या हो गया था, यही वाला माइनस साइन, यही वाला माइनस साइन ये आ गया था, आगे आ गया था -2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। लास्ट में हमने इसको सॉल्व कर दिया था जल्दी में। यहाँ पे 18 इंटू 10⁻⁹ हमने माइक्रोन ध्यान नहीं दिया, सॉल्व करने में इन्वॉल्व हो गए। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे। हमने वही बार बार पूछा, ये कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट? नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी 2 नॉर्मल्स एट दैट पॉइंट। वहाँ क्या हो जाएंगे, 2 नॉर्मल हो जाएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। If they intersect, there will be 2 normal at the points of intersection. Hence, 2 directions of electric field at the same point, which is impossible. Obviously बात है, अगर भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में थोड़ी ना वो बता सकता है, या इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऐसे थोड़ी ना बता पाएगा। फोर्स की क्या होगी, वेक्टर्स की तो डेफिनेशन होती है ना, उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एक ही पॉइंट पे आपको क्या हो जाएगा, 2 नॉर्मल हो जाएंगे अगर वो कहीं से इंटरसेक्ट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, वो अगर इंटरसेक्ट करेंगे और 2 पॉइंट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। व्हाट शुड बी द वर्क डन। क्वेश्चन अगर सही से नहीं दिख रहा ध्यान से देखिएगा। व्हाट शुड बी द वर्क डन, मैं बोल भी रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वर्क डन is taken from a point A to B, drawn another point at the center. What should be the work done if a point is taken from A to B? A point charge is taken. अगर एक पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं A से, ये इक्विपोटेंशियल क्या है, वर्क डन पूछ रहे हैं। अगर A से B किसी भी पॉइंट चार्ज को व्हाट शुड बी द वर्क डन इफ ए पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट A to the point B on the surface drawn with equipotential surface drawn with another point at the center। आप सभी को पता है ये क्या होगा, यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। और हम सभी को पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, वहाँ चेंज इन वर्क डन, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क डन हमको नहीं करना पड़ता, क्योंकि W = क्या होता है, कांस्टेंट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो चेंज इन जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 होगा एक ही सरफेस के लिए। तो इस पूरे के पूरे सरफेस पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, C D E F, किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पूरे के पूरे सरफेस पे अगर आप चार्ज को लेके जाना चाह रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो कोई भी आपको क्या करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B आर सेम। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इनकी वैल्यू दिखाएं, ये क्या होगा, ये भी आर, ये भी आर। यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0। तो V और VB की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो W = क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, Q = क्या होता है, VB में W। AB = VB - A, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू होती है VB - VA। तो जब आप क्या करेंगे, ये क्या है, दोनों की पोटेंशियल, तो W = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी वर्क डन या फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मे भी क्वेश्चन क्लियर ना हो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। If the electric potential V is constant throughout a given region of space, what can you say about the electric field in that region? कह रहे हैं, if the electric potential V is constant throughout a given region of space,
व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। हमने अभी अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, dV अपॉन, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो dr, यही होता है। अब क्या करें, कह रहे हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है, v की वैल्यू इन्होंने कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो डेल्टा v क्या हो गया, जीरो हो गया, चेंज इन, या dv क्या हो गया, जीरो हो गया, या डेरिवेटिव जो इसका हो गया, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जब वो जीरो हो गया था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, जीरो हो गई। यानी कि आप सभी को वैसे भी पता है, हमने अभी अभी एक आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले एक टॉपिक कराया था जिसमें पॉइंट चार्ज, हमने बताया था यहाँ ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और बी की वैल्यू अंदर क्या होता है, स्फेरिकल सेल की कांस्टेंट होता है। वैसे भी यहाँ से डायरेक्ट आंसर आप बता सकते थे। एन अल्फा पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अभी मैंने यूनिट पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे। इस क्वेश्चन को वहाँ पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, ये मैं करा भी चुका हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 5 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मैं करा भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं हम लोग टॉपिक करा चुके हैं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो वहाँ नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो लगता है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, वहाँ पे टॉर्क एक्ट करता है, और टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने -p sin थीटा निकाल रखा है, इसका पूरा डेरिवेशन भी कर रखा है पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी जीरो वाइल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो। कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई प्लेस हो सकता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो हो किसी भी पॉइंट पे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो। ऑब्वियस सी बात, हमने अभी अभी आपको बताया था, जो स्फेरिकल सेल का केस लेके ही बताया था। एक तो ये केस हो गया स्फेरिकल सेल का, तो यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जीरो तो होती नहीं, लेकिन ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। दूसरा, हमने आपको एक डाइपोल के लिए डेरिवेशन कराया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला था तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आई थी, जबकि हमने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था, इसका जो मैग्नीट्यूड आया था इस पर। तो जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके किसी भी लोकस पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं, यस, इनसाइड ए हॉलो चार्ज मेटेरिकल कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाइनाइट। उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, कांस्टेंट होती है, वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, एक डेरिवेशन हमने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 protons are brought nearer, what will be the effect on the potential energy of the system। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो करेंगे पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में वहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जब सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, मैंने जो है आपको 2 न्यूमेरिकल दिया था, जरा उसको देखते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल था हमारे पास वो था ये, और दूसरा जो न्यूमेरिकल था ये था। जरा पढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल फिर करेंगे। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। आप सभी को पता है क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमने बना दिया क्या, एक हेक्सागन बना दिया आपके समझने के लिए।
तो एक हेक्सागन बना दिया। इसकी जो साइड है, सभी साइड्स जो हैं वो कितना दी हुई हैं, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हमें एसआई यूनिट में डील करना है, इतने मीटर हो गया। और जो चार्जेज हैं सब के सब वर्टिसीज पे जो चार्जेज रखे गए हैं 5 माइक्रो कूलाम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलाम के रखा गया है। तो हमको कह रहे हैं इसके सेंटर पे, जो इसका सेंटर है इस पे क्या करना है, हमको पोटेंशियल की वैल्यू बताना। अब आप सभी को पता है, जब अगर मैं ए बी सी डी ई एफ इसके सभी 6 साइड, अब इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करिए मैंने क्या मान लिया, V1 मान लिया। इसके कारण हमने जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया, सपोज कीजिए V2। ये डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ये V3 हो गया। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, V4 हो गया। इसके कारण क्या हो गया, V5 हो गया। इसके कारण क्या हो गया, V6 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा V नेट होगा, जो टोटल पोटेंशियल V होगा, वो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6। अब आप सभी को पता है सभी के क्या है, चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जैसे मैं AF की लेंथ बोलूँ वो भी सेम है। यहाँ पे एक खास बात होती है, जो हेक्सागन की एक खास बात होती है, अगर हम क्या करें, इसके सेंटर से सेम लाइंस को, अगर लाइंस को, सभी लाइंस को मिला दें तो यह क्या बनाते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जिसके सारे साइड्स क्या हो, सेम हो। यानी कि अगर ये लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ये वाली भी लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ये क्या होता है, हेक्सागन की क्वालिटी होती है। हेक्सागन को अगर आप डायगोनली मिला दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, जिनके सभी के साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जो दूसरी चीज़ हमको रिक्वायरमेंट थी, इस चार्ज से इस सेंटर तक के बीच का जो वैल्यू थी वो भी हमको मिल गई। अब वैल्यू भी सेम है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 × 10⁻² मीटर है, और चार्ज की वैल्यू 5 × 10⁻6 कूलाम है, दोनों सेम है। यानी कि सभी पोटेंशियल क्या हो जाने वाले हैं, एक ही सेम डिस्टेंस में निकालना है। चूँकि पोटेंशियल की फार्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/R। इसकी ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू सेम है, यानी कि सभी की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सभी को बराबर लिख सकते हैं। अब सभी को बराबर लिखेंगे जब, या इन्हीं सबके बराबर क्या मैं लिख दूं, V को लिख दूं। सपोज कीजिए जब यहाँ पे हम करेंगे तो जो यहाँ V नेट या V टोटल आएगा, V नेट या V टोटल कितना आ जाएगा, 6V के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू जो दी है 6V से, यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहीं पे देख लेते हैं, उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V नेट क्या हो गया, 6 × 1/4πε0 Q/R। R जो भी ले लीजिए, स्मॉल r या कैपिटल R जो भी आप ले लें, क्योंकि वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, 6 × 9.0 × 10⁻9 इंटू यहाँ क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 × 10⁻6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻2 हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये -5 2 जा कितना हो गया 10, 2 कितना हो गया 3 जा हो गया, 9 2 जा 27 आ गया। यहाँ पे देखें, जो वी नेट की वैल्यू आ गई हेक्सागोनल के सेंटर पे, वो कितना हो गया 27 × 10⁻9 है। अब ऊपर जो लेके जाएंगे 10⁻10 है, 10⁻6 है। ठीक है, अब जिनके बेस सेम है उनको जोड़ लेते हैं हम लोग, क्या हो गया 227 × 10⁻9 + 2 11 हो गया, -6 कितना हो गया 5। इतने वोल्ट क्या आ गया, वैल्यू आ गई। लेकिन हमारा एक कन्वेंशन है कि हमेशा जो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताते हैं, एक पॉइंट के बाद क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम एक डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। ये मैं सिंपल मेथड बताता हूँ, वो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी मेथड आता है उस मेथड को आप यूज करके डेसिमल को एक पॉइंट्स पे लेके आइए। हमारा सिंपल मेथड जो होता है सिखाने का बच्चों का, वो क्या करें, ऐसे लिख दीजिए, सिंपल आप ऐसे लिख दीजिए। चूंकि इसको डेसिमल लाना है तो हमने क्या किया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻5 वोल्ट हमने रहने दिया। ठीक है, अब देखिए 10 को कट कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस से वही एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। तब इस नीचे वाले 10 को हम क्या कर ले रहे हैं, इसके अंदर डेसिमल लाने में यूज कर ले रहे हैं, तो क्या हो गया 2.7 इंटू इसके पावर 1 है, तो क्या आ गया 10⁻6 वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा, हेक्सागन के सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जितना चार्ज और जो डिस्टेंस दिया है उसके कारण आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है वो वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल को ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पे देखें जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है क्या वो सॉल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट में आप बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। 2 चार्जेस, पहला चार्ज दिया हुआ है एंड 2 चार्जेस दिया आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। हमने क्या किया, 2 चार्जेस को ले लिया, सॉरी 2 चार्ज ले लिया। यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू प्लस में दी है, एक की वैल्यू माइनस में दी है। एक तरफ क्या हो गया हमारा प्लस क्यू हो गया, दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया, दूसरे पॉइंट पे कोई भी पॉइंट इनको मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने ए और बी मान लिया। यहाँ पे -3 × 10⁻⁻8 कूलाम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ 5 × 10⁻⁸ कूलाम की वैल्यू दी हुई। इनके बीच का जो सेपरेशन दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा 0.16 मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻² मीटर लिख सकते हो। ये हमारी क्या होगी एसआई यूनिट होगी। अब क्या पूछ रहा, एट व्हाट पॉइंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इन्होंने एस बोला है, पॉइंट नहीं पॉइंट्स बोला है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस क्या होता है, यही लाइन ज्वाइनिंग, यही 2 चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा, इसी लाइन को मैं क्या कर दे रहा हूँ आगे बढ़ा दे रहा हूँ। लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 ही लिया जाता है, जैसे कि पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो हमको बताना है कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके किन किन पॉइंट्स पे जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम सबको बहुत ईजिली पता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक नेगेटिव चार्ज दिया है। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल मैंने बताया क्या होता है 1/4πε0 Q/r, सिंपल सा वो डिस्टेंस। और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है 1/4πε0 Q/r, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है नेगेटिव, ये साइन सेंसिटिव होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए हुए हैं आपको, नेगेटिव चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी है दोनों की वैल्यू जहाँ भी एड अप होंगे वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ 0 होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, यहाँ पे अगर पोटेंशियल कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने P ले लिया, ठीक है। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी घटती जाएगी। इसके कारण मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल क्या है VA है, और इसके कारण पोटेंशियल मैंने मान लिया VB है, ठीक है। इधर कोई राइट साइड में कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसके पोटेंशियल की ये चार्ज की वैल्यू जो है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव में दिया चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ज़्यादा है। चूंकि ये चार्ज क्या है ज़्यादा है, और चार्ज ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो लेकिन जैसे जैसे आर को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से देखिए आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर में आर है तो क्या होता जाएगा डिवाइड होता जाएगा, तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं पी पॉइंट पे मान लेता हूँ, एक ऐसा पी पॉइंट है जहाँ पे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू घटते घटते और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और मैं इसको क्या मान रहा हूँ, जनरली मान ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। एक तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या इधर भी 0 होगा क्या। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इससे जैसे जैसे आप दूर चलोगे तो वैसे पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, इससे जैसे दूर आते जाओगे आर बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, वैसे ही घटती जाएगी। और इसके पास देखिए ये पोटेंशियल की वैल्यू, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बहुत हाई है, यहाँ पे कहीं भी अगर आप लेके आओगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहीं भी आपको 0 नहीं मिलने वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। पहला पॉइंट तो हमको पी पॉइंट मिल गया। अब एक चांस और बन सकता है कि यहाँ से अगर कुछ डिस्टेंस पे, सपोज कीजिए मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट Q ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पोटेंशियल की वैल्यू इसके कारण क्या आ रही होगी पॉजिटिव आ रही होगी, इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही होगी नेगेटिव आ रही होगी। तो यहाँ पे भी दोनों एडअप होके एक चांस हो सकता है कि ये दोनों क्या हो 0 हैं। तो जरा देख लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने मान लिया पहले वाले चार्ज से जो पॉजिटिव चार्ज है उससे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, और पूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो बचा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 - x सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे जरा वैल्यू दोनों की हम लोग लिखते हैं। अब ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू जब लिखेंगे तो 1/4πε0, या इसको सिंपली के भी लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू आप सभी को पता है 5 × 10⁻⁸ दिया हुआ है। यहाँ पे आर की वैल्यू हमने सिंपल मान लिया है, एक्स मान लिया है, ठीक है। दूसरा इसको मैं क्या करना है, मैंने क्या बोला था वी ए बोला था, अब वी बी के कारण यहीं पे देख ले रहे हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0
माइनस में 3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू क्या दिया है 16 माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने अभी मीटर में इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि जो है ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है, बाद में जो है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, हमको पोटेंशियल निकालना है। चाहे तो आप मीटर में भी रख लें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 10⁻⁻2 आएगा, वहाँ से दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी कट हो जाएगी। इसलिए हम लोग लंबे समय से सॉल्व करते समय देख चुके हैं ये दोनों ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया सेंटीमीटर में ही डायरेक्ट रख दिया। आप चाहे तो मीटर में भी रख के कैलकुलेट करें, वैल्यू सेम आएगी। और कैलकुलेट करें नहीं, कैलकुलेट करिए। तो अब दोनों को हमको क्या देखना है, पोटेंशियल की वैल्यू सम होना चाहिए। तो वी नेट अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे वी ए प्लस वी बी हमने लिखा। और हमको कौन सा पॉइंट चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, हमने 0 पुट कर दिया। उठा के रखते हैं तो 1/4πε0। ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों को हमने पहले ही कॉमन ले लिया। अंदर बचा कितना हमारे पास 5 इंटू, अब 10⁻⁻8 दोनों में है तो 10⁻⁻8 भी मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, बचा कितना एक बचा 5/x बचा, और दूसरा हमारे पास बचा -3/16 - x बचा। आप डायरेक्ट पुट करिए वी ए माइनस वी बी करिए, देखिए ये कॉमन आएगा इन दोनों में, और 10⁻⁻8 कॉमन आएगा। उन दोनों को मैंने सिंपली बाहर निकाल लिया है। नेगेटिव साइन यहाँ पे है इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने वैल्यू क्या रख दी है नेगेटिव रख दी है। अब देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे डिवीजन में आएंगे, और 0 से किसी को भी डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इधर जो वैल्यू हमारे पास आई ये 5 बचा था। अब सिंपल सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 5/x इज इक्वल टू -3/16 - x। अब इसमें से किसी को भी क्या करो एक तरफ लेके चले आओ, हम नेगेटिव वाले को इसको लेके चले आ रहे हैं तो इधर 0 में ऐड हो जाएगा। जब ये 0 में ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/0 में ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा 16 - x इज इक्वल टू 5/x आ गया। बाकी हम क्या करें x की वैल्यू ही तो हमको चाहिए, अगर x की वैल्यू हमको मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा इस चार्ज से और इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब यहाँ से पुट करते हैं तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 5x। अब यहाँ से इसको इधर लेके आए क्या हो गया 8x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से ये एक वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज से राइट साइड में 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, और इस चार्ज से 16 - 10 कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर पे, और 10 + 6 को जोड़ दो तो 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी वैल्यू क्या है सही है। अब जरा इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू हमको कैसे मिलेगी कि इसके जो बी पॉइंट से राइट साइड पे जाने पे कहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। पहले एक वैल्यू तो हमको आ गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक पॉइंट हमको मिल गया जहाँ पे क्या होनी थी वैल्यू 0 होनी थी। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं कहाँ पे 0 होगी। सिमिलर मेथड रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ भी 0 हमको करनी है। बस यहाँ से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे दोनों पॉइंट से, बस उतना ही देखने की क्या है बड़ी बात है। ये हमारा ए पॉइंट था जहाँ पोटेंशियल क्या था वी ए था, ये हमारा बी पॉइंट था जहाँ पे पोटेंशियल क्या था वी बी था। यहाँ से हमने क्या माना था पॉइंट, कोई पॉइंट पी पे मान लिया था जहाँ पे दोनों का पोटेंशियल ये कितना दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। अब चाहे तो सिंपल कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसको क्या मान लें, इससे क्या मान लें x डिस्टेंस पे, बी पॉइंट से x डिस्टेंस पे मान लें। तो जब पोटेंशियल की वैल्यू वी ए आप लिखेंगे तो वी ए क्या आ जाएगा आपका k, यहाँ इस बार सिंपल में k लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये 0 हो ही जाता है, क्योंकि वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁻8 और नीचे क्या है 16 + x, ये आ गया। वी बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो k -3 × 10⁻�8, नीचे सिंपली क्या आ गया x आ गया। अब हमको चाहिए क्या दोनों का वी नेट चाहिए, वी नेट क्या आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। अब दोनों की वैल्यू रखें तो k 10⁻⁻8 इस यहाँ पे क्या आ गया बाहर आ गया, बचा कितना 5/16 + x माइनस 3 × x। ये क्या हो जाएगा इधर अगेन वी नेट हमको 0 चाहिए तो 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बराबर आ गई तो कितना आ गया 5/16 + x माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आइए,
5/16 प्लस x इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 48 प्लस 3x। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ गया 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 48x इज इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी मिल गई 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से क्या है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आज हमने जो टॉपिक्स देखे वो देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हमने जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। कई सारे क्वेश्चन को पोटेंशियल सरफेस पे बेस्ड क्वेश्चन को भी देखा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।